नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज बिल्डिंग न्यू इंडिया पर बात करेंगे और छत्तीसगढ़ के आश्रय जब बात हो रही है बिल्डिंग न्यू इंडिया की, तो हम सबको ये समझना होगा कि हम इस सदी के 1/4 हिस्से को पार कर चुके हैं। यानी कि आने वाले सालों में जब हम विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, तो आने वाले सालों में जनसंख्या स्थिर रहेगी। और आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिन लोगों से रूबरू होंगे, वे लोग बताएंगे कि भविष्य कैसा होने वाला है, नए भारत का नया सुनहरा भविष्य कैसा होगा, जिसके लिए आज लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। क्योंकि हमने ये जरूर देखा है कि 200 वर्षों में जितना विकास हुआ है, उससे ज्यादा करीबन उसके पहले जितना विकास हुआ है, ये हाल के 200 वर्षों में सबसे ज्यादा आधुनिकीकरण ने और टेक्नोलॉजी ने विकास किया है। और आने वाले कुछ सालों में ऐसा विकास हो जाएगा जो पिछले 10,000 साल पहले भी नहीं हुआ, क्योंकि हम टेक्नो युग में हैं, हम आधुनिकीकरण के युग में हैं, हम एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, तमाम सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे हम आधुनिकीकरण के साथ मनुष्य के विकास और सोसाइटी को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आज इसी पर बात होगी। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि शुरुआत करें दीप प्रज्वलन के साथ। शक्ति दुबे जी डायरेक्टर हैं आइकॉन सोलर प्राइवेट लिमिटेड के, मैं सादर उन्हें अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं। राजीव त्रिपाठी जी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सेल्स हेड हैं। इसके साथ ही मोहित सिन्हा जी एडिटर हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। रजत श्रीवास्तव जी जीएम हैं आइकॉन सोलर के। आप सभी से अनुरोध है कि मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्डिंग न्यू इंडिया छत्तीसगढ़। हम पूरे पैन इंडिया में जब बात करते हैं कि विकास की अवधारणा क्या हो, नया भारत कैसा हो, तब बात छत्तीसगढ़ की भी होगी, क्योंकि हर एक राज्य महत्वपूर्ण है, हर एक राज्य की गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुभ शुरुआत हो रही है इस कार्यक्रम की दीप प्रज्वलन के साथ। ये रोशनी जाएगी वहां तक जहां तक अंत्योदय की बात होती है। इस रोशनी के साथ में हम उस उजाले के पार जाने की कोशिश करने वाले हैं आज, जहां पर अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के विकास की बात हो, विकसित भारत की, विजन डॉक्यूमेंट की, 2047 से पहले तक के भारत में क्या होने वाला है और किस तरीके से अलग अलग शख्सियतें काम कर रही हैं, इस पर बातचीत होगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे और मैं पहले अपनी सहयोगी कीर्ति दीक्षित को मंच पर बुलाना चाहूंगी। इसके बाद मैं हमारे पहले पैनलिस्ट को बुलाना चाहूंगी मंच पर। मिस्टर नितिन नामदेव जी डायरेक्टर हैं चाणक्य लॉ एकेडमी के। जोरदार तालियों से स्वागत मिस्टर नितिन नामदेव जी। साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर राज मनहरे जी रहेंगे, डायरेक्टर श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। आज चर्चा स्वास्थ्य पर भी होने वाली है, कानून पर भी होने वाली है, क्योंकि नए कानून देश में लागू हो चुके हैं, इस पर भी लोगों को बेहतर जानकारी मिलेगी। लॉ एजुकेशन भी बेहद जरूरी है, इस पहलू पर भी बात करेंगे, और कैसे हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। अगले पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़ेंगे मिस्टर रजत श्रीवास्तव जी, जीएम है आइकॉन सोलर प्राइवेट लिमिटेड के। जोरदार तालियों से स्वागत आपका मंच पर। और पहला पैनल बेहद खास है, जहां कानून की बात होने वाली है, जहां स्वास्थ्य सेहत की बात होने वाली है, साथ ही हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की भी, क्योंकि हम ऐसे हिंदुस्तान या पृथ्वी ऐसी, हिंदुस्तान ऐसा देश है जो 8 महीने सूर्य की छाया में होता है, तो यहाँ तो बिजली वरदान है अपने आप में। कैसे इस्तेमाल हो सौर ऊर्जा का, इस पर भी बात करेंगे। ओवर टू यू कीर्ति। तृप्ति, आप भी इस पैनल को ज्वाइन करिए ताकि चर्चा को हम आगे बढ़ा सके और जो खास मेहमान हमारे साथ आज इस पैनल में जुड़े हुए हैं उनसे चर्चा कर सके कि आखिरकार वो कैसे बिल्डिंग न्यू इंडिया इसके लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा रजत श्रीवास्तव जी, हम आइकॉन सोलर की बात करते हैं तो सोलर मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरर है, ये है कहाँ पर और इसकी सप्लाई कहाँ होती है, कैसी वर्किंग है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बहुत आभार कि हमें आइकॉन सोलर को मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, हमें बुलाया यहाँ पे।
देखिए, आइकन सोलर की शुरुआत हुई थी आज से 10 साल पहले 2014 में। आइकन सोलर एक सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरर हैं, छत्तीसगढ़ में ही इनका प्लांट लगा हुआ है और यहीं से हमने 5 मेगावाट से शुरुआत करी थी, 5 मेगावाट ईयरली से, और आज हम 600 मेगावाट का प्रोडक्शन कर रहे हैं ईयरली, और अब इसको एक्सपैंड करके हम 2 गीगावाट के आसपास हम इसी फाइनेंशियल ईयर में पहुंचने वाले हैं। सो ये एक छोटी सी जर्नी है हमारा। पैन इंडिया में हमारा ऑपरेशंस हैं, ऑफिसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसके अलावा हम दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने पार्टनर्स के थ्रू सप्लाई देते हैं। थैंक यू। अच्छा, बेसिक अगर मैं पूछूं आपसे तो सौर ऊर्जा इसका इस्तेमाल कितना बढ़ा है और इस्तेमाल बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है? देखिए, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है जहाँ पर भी स्टेशनरी एनर्जी की ज़रूरत है, फिर चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, घर हो, कंपनीज़ हो या फिर मेगा पार्क्स हो जहाँ पर लगा के एनर्जी प्रोड्यूस करके सेल की जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का जो एनर्जी है उसका उपयोग हम कर सकते हैं रादर देन कन्वेंशनल एनर्जी। हर जगह इसका उपयोग हो रहा है। नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, आईटी कंपनीज बन रही हैं। सब जगहों पे रिन्यूएबल एनर्जी का एक छोटा सा ऑब्लिगेशन होता है हर कंपनी को, उसको फुलफिल करते हैं। तो रिक्वायरमेंट अभी पूरे पैन इंडिया में बहुत ज़्यादा है और भविष्य देखते हैं कि सोलर से एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें और कन्वेंशनल एनर्जी से थोड़ा सा हमें अलग हटना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में जिस तरह से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है और अभी के मौजूदा वक्त में भी, उसके लिए बहुत अच्छी ये पहल ज़रूर मानी जा रही है। मेरा सवाल आपसे रहेगा राजमन हरे जी, श्री दानी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो राजधानी के जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर स्थित है, इसके पीछे की सोच कैसे रही है और अभी तक कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा? सबसे पहले तो जी न्यूज़ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को मेरा धन्यवाद कि मुझे पैनल में शामिल किया। साथ ही श्री दानी केयर हॉस्पिटल मेरा जो ओपन किया मैंने, वो रायपुर के आउटर में है, सेज बाहर में। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे पड़ता है, ओल्ड धमतरी रोड में। साथ ही जब मैं ओपन किया था, मैं पहले एमबीबीएस करके आया रायपुर में, तो जीएमसी नागपुर से मैंने एमबीबीएस करके आया। यहाँ देखा, जब मैंने 4-5 हॉस्पिटल में काम किया और मुझे बाद में ये पता चला कि मेरे ही एरिया में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मेरे ही लोग दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं और मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ ऐसे। तो मुझे ना कोई जानता था, नहीं वो एक प्रॉपर जो फैसिलिटी, एक बेसिक हेल्थ फैसिलिटी जो अवेलेबल होना चाहिए रायपुर ग्रामीण में, वो नहीं अवेलेबल था। तो पहले तो मैंने 2017 में एक छोटा सा क्लिनिक डाला, क्लिनिक से शुरुआत किया। बाद में लगा कि यहाँ लोगों को एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से 15 बेडेड का हॉस्पिटल एक 2018 में चालू किया। उसी को फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। आज सेज बाहर में 100 बेड का फुली इक्विप्ड एक हॉस्पिटल है, श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी के नाम से, और काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं उधर के लोग। मतलब ये कि आसपास के जो गांव के इलाके हैं वहां पर आप अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, हाँ, फुली इक्विप्ड सर्विस है, जो प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज सर्विस होना चाहिए वैसा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक। मिस्टर नितिन नामदेव जी, आपसे तो चर्चा इसलिए लाजमी हो जाती है कि नए कानून लागू हुए हैं और लॉ एजुकेशन में तो सबसे बड़ा पार्ट अब माना जा रहा है। कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, नए कानून को कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले जी न्यूज़ का मैं धन्यवाद दूंगा कि इस मंच में जो है मुझे कुछ शब्दों को कहने का मौका दिया। आप सभी ने, जब ये लॉज लाया गया था तो अमित शाह जी का स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून है, उन कानूनों को जो है हम बदल के एक नए कानूनों की व्यवस्था ला रहे हैं। और वर्तमान देखिए, कानून जो होता है वो समाज को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। तो अब हमें लग रहा है कि भाई नए कानून आने चाहिए, क्योंकि समाज में परिवर्तन हो गया है, सोसाइटी के थॉट में चेंजेस आ गए हैं। और जो कानून बने हुए थे उनमें कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल थे जहाँ पर एक आम आदमी को जो है तकलीफें हो रही थी। तो ये जो 3 कानून लाए गए हैं, आपने सुना भी होगा, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनका उद्देश्य यही है कि आम आदमी तो जो है कानून को पहुँच और सुलभ बनाए और उनको होने वाली प्रक्रियाओं में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसको दूर की जाए। तो मुख्य उद्देश्य तो यही था इस कानूनों को लाने का। बिल्कुल, तो नए कानूनों की ज़रूरत थी और उसी दिशा में सरकार ने ये कदम भी उठाया था और उसको लेकर के अब लगातार जो आगे की पहल है वो भी की जा रही है। मेरा सवाल आपसे रहेगा रजत जी एक बार फिर से कि भारत सरकार द्वारा मुफ्त बिजली की बात कही जाती है और इसके लिए तैयारी क्या कुछ है?
देखिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत करी है। इसमें सब्सिडी का एक तो मैं बताना चाहूँगा, आम जनता, आम लोग जो हैं वो अपने घरों में बिजली बनाने के लिए एक तरह से प्लांट लगा सकते हैं और उसे ऑन ग्रिड से जोड़ के नियरेस्ट ग्रिड, मतलब जो भी उनका डिस्कॉम होगा, जो बिजली विभाग होगा, उसमें वो अपनी एनर्जी शेयर करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें गवर्नमेंट अब काफ़ी अच्छा एक सब्सिडी दे रही है। नियरली 3 किलोवाट तक 78,000 की सब्सिडी आ जाती है और मेरे ख्याल से नॉमिनल उसके अलावा कुछ 70-80 हज़ार रुपये और लगते हैं। तो ये है। उसके अलावा भी बैंक्स आगे आ गई हैं। SBI बैंक है और काफ़ी बैंक्स हैं जिन्होंने लोन देना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे लोन्स जो आप अपने घरों में लगाना चाहते हैं तो आप लोन लेके भी उसको एक तरह से नॉमिनली शुरू कर सकते हैं। 10-20 हज़ार जो भी होगा, 20% देना पड़ता है, उसके हिसाब से आप लगवा सकते हैं। ये एक शुरुआत है। आगे जाके 300 यूनिट जो बच रही है वो गवर्नमेंट उसको आप उनसे ले सकते हैं, उसका पैसा भी आपको आगे जाके मिल सकता है। तो इस तरह का प्रोविज़न रखा है गवर्नमेंट ने। ना ही सिर्फ प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना, एक और योजना है। जब आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, आपकी खुद की छत नहीं होती है, तो आप सोचते हैं कि हम किस तरह से बिजली बचाएं। तो एक सोसाइटी में रहते हुए जब आप एक कॉमन फंड्स जो देते हैं, गवर्नमेंट ने ये किया है कि आप अपने कॉमन एरियाज़ में जो भी बिजली लगा रहे हैं उसको आप छत पे सोलर लगाइए उस बिल्डिंग में, और जो कॉमन एरिया की जो बिजली की खपत है उसको, उसमें भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। 30% के आसपास में, डिस्काउंट कहना चाहिए, सब्सिडी दी जा रही है। 30% के आसपास गवर्नमेंट की सब्सिडी रहती है। तो इस तरह से आप अपार्टमेंट में भी योगदान लोग दे सकते हैं लगवा के। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में लगवाना काफ़ी आसान कर दिया है गवर्नमेंट ने। बिजली खरीदना लोगों से आसान हो गया है PPA के माध्यम से। और एक ऑब्लिगेशन भी होता है इंडस्ट्री को, RPO होता है कि भाई 20 से 25% तक आपकी जो एनर्जी है वो आपका रिन्यूएबल सोर्स से आनी चाहिए। तो ये है भविष्य। मेरा कहना चाहिए कि सोलर का काफ़ी अच्छा है। और इसलिए मैंने भी जिक्र इस बात का किया कि 8 महीने हिंदुस्तान जो है वो सूर्य की कृपा पाता है। तो ये विरले देशों में होता है ऐसा। तो हमको तो ये पावर है बहुत बड़ी। इस पर ज़रूर बात करेंगे और आगे आपसे। मैं राज जी आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो आपका अस्पताल है, आप MBBS किया, आप आए, आपने बीड़ा उठाया कि गांव के लोगों की सेवा करनी है, तो वहाँ कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं आप मुहैया करा रहे हैं और आधुनिक इलाज के लिए क्या क्या मशीनें हैं आपके पास? अभी हमारे जो दानिकेर हॉस्पिटल है वो 100 बेड का पूरा हॉस्पिटल है। क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम जो हुआ था, उसी को भी आपको देख के सभी बेड में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम किया गया है अभी, ठीक है। और साथ में वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, 5-6 वेंटिलेटर है, 11 बेड का ICU है, 3 बेड की कैजुअलिटी है, साथ में एक डायलिसिस मशीन है। उसके अलावा एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, ये सब चीज़ इक्विप्ड है। 30 से 40 बेड में पूरे मल्टीपैरा मॉनिटर्स है। उस तो प्रॉपर तरीके से जो सुविधाएं मिलना चाहिए ग्रामीण इलाके में, कि हाई स्टैंडर्डाइज सुविधाएं विथ प्रॉपर इक्विप्ड सर्विसेज, वो सब चीज़ अभी अवेलेबल है। साथ में गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं आयुष्मान भारत, उसके थ्रू कैशलेस ट्रीटमेंट, साथ में इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेलेबल है। 10 से 15 हमारे TPA अटैच्ड है, जिनसे हमने हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू फ्री में कैशलेस इलाज कर सकते हैं अभी। बिल्कुल। तो मूलभूत सुविधाओं से किसी तरह से कोई अभाव किसी को ना हो। साथ में जो कि ग्रामीण इलाका है उधर, अभी जब मैंने हॉस्पिटल डाला था तो एक भी हॉस्पिटल नहीं था। मैंने पहले हॉस्पिटल डाला, उसके बाद अभी ऐसा है कि कुछ सर्विसेज जैसे जनरल मेडिसिन हो गया, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब चीज़ सुविधा अच्छी खासी अवेलेबल हो गई। साथ में पीडियाट्रिक की सुविधा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि रोड में अवेलेबल है, तो ट्रॉमा केसेस जो पहले जो प्रॉब्लम होता था कि यार तुरंत लेकर रायपुर पहुँचो, ट्रॉमा में ऐसे होता है कि जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए तो जान बचने की जो वो होती है, संभावना होती है, बहुत अच्छा रहता है। ब्लीडिंग रोकते हैं हेड इंजरी में। एटलीस्ट हमारा ये जो है कि जो सर्विस वहाँ अवेलेबल है वो दे पाते हैं। जो कुछ सर्विसेज ऐसे है कि जैसे कार्डियक का जो बहुत ज़्यादा ये है कि हेड इंजरी हो गया तो
जब वहाँ अगर हम लोग टाइम रहते उनको मैनेज कर लिए तो पेशेंट की जान बच जाता है कि चलो। फिर उसके बाद अगर पेशेंट सोचता है कि हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को रिफ़र करते हैं ऐसे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट को एक बेसिक सुविधा, साथ में भी कि कुछ केसेस आते हैं कि रात में जो आते हैं, जो आसपास के जो एरिया कवर करते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो गया, इमरजेंसी हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, कुछ कुछ ऐसे डिसीज़ है। जैसे कल ही एक पेशेंट आया रात में 3 बजे सीवियर एब्डोमेन पेन के, तो आधा घंटे में वो मैनेज हो गया प्रॉपर तरीके से। आज सुबह वो डिस्चार्ज हो गया। तो प्रॉपर उनको हमने एडवाइस कर दिया कि भैया आपको एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, उसके बाद आके दिखा दीजिए। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जो भटकना पड़ता था, कभी मेरे ही घर में जब मैं MBBS करता था तो वो बाहर रायपुर आते थे रात में 12 बजे, किसी प्रॉब्लम हो गया, कहीं डॉक्टर मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल रहे। तो कम से कम उस इलाके में मैं 24 घंटा कर रहा कि एक MBBS डॉक्टर वहाँ सर्विस दे पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने लोगों को सर्विस दे पा रहा हूँ। ये मेरे को बहुत खुशी होती है कि चलो यार, कम से कम मैं उस काबिल हूँ कि मैं अपने लोगों को सर्विस दे पाऊँ। बिल्कुल, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को यहाँ पर कहीं ना कहीं निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। नितिन नामदेव जी, बात करते हैं कानूनों को लेकर के या फिर लीगल स्टडीज को लेकर के। तो पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो चाहे स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो या फिर यूथ की बात कर लेते हैं, ओवरऑल सबकी रुचि जो है वो अब ज़्यादा बढ़ गई है लीगल स्टडीज़ की तरफ। ऐसा क्यों है और इससे क्या फ़ायदा है? एजुकेशन को मैंने जितना समझा है तो हर एक सेगमेंट का फेस आता है। जैसे जब मैं 12th कर रहा था तो उस समय पीटी होता था और PMT, तो उस समय मतलब उस मोहल्ले में अगर 1 या 2 स्टूडेंट या एक कोई बंदा जो निकल जाता था कि भाई फलाने के यहाँ का लड़का जो है इंजीनियर बन गया, तो पूरे मोहल्ले में ढोल बजता था। धीरे धीरे इंजीनियरिंग का क्रेज़ कम हुआ और समाज का बदलता स्वरूप ये हुआ कि हम लोग आजकल ये देख रहे हैं कि हमें हर जगह पर जो है कानूनों की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे हमारे साथ में डॉक्टर साहब बैठे हैं, अब मेडिको नेग्लिजेंस एक मामला होता है। अब मान लीजिए कल को जो है मेडिको नेग्लिजेंस का मामला अगर सर के साथ आता है तो उन्हें वकीलों की आवश्यकता पड़ेगी, कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। विक्टिम को जो है उनको भी कानूनों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो आज के दायरे में जो पहले कानूनों के दायरे हुआ करते थे वो बढ़ गए हैं। अभी हम लोग जिस मंच में बैठे हैं यहाँ पर कॉपीराइट का मामला हो सकता है, ट्रेडमार्क का मामला हो सकता है। अगर कोई सॉन्ग बच जाए तो उसके लिए जो है बहुत सारे हमारे पास ऐसे लॉज है जिसमें वो हमको कॉपीराइट या ट्रेडमार्क को लेकर चैलेंज कर सकता है। तो अब जो कानूनों का दायरा हुआ है वो केवल मतलब दंड विधि या सिविल लॉ तक नहीं रहा है। हर छोटे छोटे मामलों में अब कानूनों का जो है दायरा बढ़ते जा रहा है, नए लॉज आते जा रहे हैं और डिस्प्यूट या विवाद जो है वो समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो हर आदमी ये सोच रहा है कि अगर मेरे घर से जो है एक वकील या एक कानून का जानकार अगर कोई हो और वो अगर जो है हमारे घर में हमारे साथ खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं एक रीढ़ की हड्डी या बैकबोन हो जाएगा। बच्चे जो हैं वो कानून की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि कानून हमें लड़ना नहीं सिखाता बल्कि तर्कशील बनाता है। और आज का जो युवा है, जो युग है, वो तर्क के ऊपर जो है ज़्यादा प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है समाज के बदलते स्वरूप में अभिरुचि या रुझान बोल लें तो वहाँ पर कानून का जो है सबसे पहले जो है आज रुझान बढ़ गया है और स्वरोजगार देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई भी अगर एजुकेशन अडॉप्ट करते हैं तो हमें उसके पीछे स्वरोजगार है या नहीं ये देखना होता है। यहाँ पर यह है कि अगर आपने कानून की पढ़ाई कर ली तो आपके पास सबसे पहले कानून की पढ़ाई करने के बाद एक सबसे बड़ा स्वरोजगार है, आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आप लोअर जुडिशरी में लोअर कोर्ट में भी जाके आप एज अ एडवोकेट जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्वरोजगार का दूसरा ये है कि अगर आप नहीं है तो आप जुडिशरी में जा सकते हैं। स्वरोजगार का ये है कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, जैक में जा सकते हैं। अगर आप यहाँ भी खुश नहीं है तो कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाए। तो इतना स्कोप हो गया है। तो अब ये लगता है कि भाई स्वरोजगार या सेल्फ एम्पावरमेंट को जो है कहीं ना कहीं लॉ प्रमोट कर रहा है। तो इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक कारण है जहाँ पर लॉ को बहुत ज़्यादा क्रेज मिल रहा है या महत्व मिल रहा है। और जब नए कानूनों की बात होती है तो फिर तो एक नया अध्याय अगर शुरू हो रहा है तभी पढ़ने वालों को थोड़ा काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में और उनको नॉलेज होगी कि हम हमारी सोसाइटी में हम क्या बड़ा चेंज करने जा रहे हैं। देखिए, कानून जो बनाया गया था आज से 150-200 साल पहले तो रूल करने के लिए बनाया गया था। हम सभी जानते हैं कि हमारे कंपनी ने बहुत लंबा शासन किया और उसके बाद जब क्राउन का शासन आया तो क्राउन के शासन को हम लोग देखते हैं 1858 से।
और उन्होंने जैसे ही 1858 में अपना जो है शासन या भारत में अपनी रूलिंग शुरू की, तो उन्होंने सबसे पहले कानूनों को बदलना शुरू किया। और इसके पीछे कारण ये था कि भारतीय लोगों को अगर डोमिनेट करना है तो वहाँ पर आप यूरोपीय या इंग्लिश कानून को उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एक उनके अंदर अवेयरनेस थी नहीं, तो वो कानूनों के अंदर बन गए और उनको डोमिनेट या कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया। तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए वो अपने मन मुताबिक बनाए। अब वर्तमान में जो नए कानून लाए जा रहे हैं, उनके पीछे जो उनकी मंशा है कि अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून है, जो उनकी मंशा थी, उसको समाप्त किया जाए और आम आदमी को उस कानून से जोड़ा जाए, उसकी सुरक्षा दी जाए। राज मनहरे जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, कोरोना काल की बात करते हैं तो उसके बाद से जो मेडिकल पूरा है उसमें बहुत बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा कहीं ना कहीं हम अलग तरह से चलते थे और अब बदलाव हुए। कोरोना काल के दौरान में कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिनको फेस किया आपने? कोरोना काल में सबसे बड़ा चैलेंज तो मैडम ऑक्सीजन का था। आप सभी को पता है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। कोरोना काल से पहले हमारे जो हॉस्पिटल्स रहते थे वो हार्डली हमारा 5 से 10 बेड ही जो रहते थे वो सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम से जुड़ा रहता था। कोरोना काल के बाद ये हुआ कि अभी जितने भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं कि 100 बेड, जैसे 100 बेड है तो 100 बेड को सेंट्रलाइज ऑक्सीजन करना है, क्योंकि अभी लोगों को ऐसे पता चल गया है कि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। कोरोना काल से पहले ऐसे रहता था कि मतलब उस टाइम जो हाल थे, कंडीशन थे कि इमरजेंसी हैंडल करना है, ईच एंड एवरी स्टाफ को वेंटिलेटर हैंडल करना है, ऑक्सीजन कैसे लगाना है वो हैंडल करना है। अभी यही बेसिक जो अभी सिंपल सी अभी जो हॉस्पिटल के लिए स्टाफ निकलते हैं जो पढ़ाई करके, उनको अभी कैसे फ्लो ऑक्सीजन फ्लो मीटर कैसे लगाना है, कैसे स्टार्ट करना है, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे ओपन करना है, उसकी बेसिक नॉलेज भी नहीं रहता किसी को, कैसे ऑक्सीजन लगाना है हमको सिखाना पड़ता है कि भैया ऐसे करना है। कम से कम उसके बाद अभी ये हो गया कि कोरोना काल के बाद जो सभी स्टाफ को प्रॉपर एक ट्रेनिंग देना है कि कैसे आपको हैंडल करना है। जो भी स्टाफ आता है, अगर वो इक्विपमेंट्स आए हैं हाँ, तो वो बराबर काम करते रहे तो और अभी उनको चलाने वाले पहले भी ऐसा रहे। रहता था कि वेंटिलेटर लगा है तो पड़ा ही है, कभी महीने में 1-2 बार यूज हो गया। अभी तो ऐसा है कि रेगुलर उसका चेकअप करा के प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन रखना है, कभी भी हमको इमरजेंसी में उसको हैंडल करना पड़ सकता है। अच्छा, एक और बात ये कि हम जब बिल्डिंग न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर्स तो समाज के बीच के होते हैं और समाज सेवी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आप अपने अस्पताल में गरीब तबके के लोगों को ऐसी कौन सी मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार कैंप्स लगते हैं, आपने भी कैंप्स लगवाए हैं। मैं साल में काफ़ी कैंप्स लग जाते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है कैंप्स के लिए कि हमें जितने भी आसपास के गांव हैं उनसे एक प्रॉपर एक परमिशन लेके एक डेट डिसाइड करते हैं कि सबका उस दिन सबको, जैसे गांव के कोतवाल रहते हैं उनसे हम जो हाका परवाते बोलते हैं, एक मुनायदी करवाते हैं, उससे मुनायदी करवा के प्रॉपर भैया हम उस दिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं, एक बेसिक MBBS डॉक्टर या MD मेडिसिन या गायनेकोलॉजिस्ट एक वहाँ पर जाते हैं और प्रॉपर सभी गाँव वालों का एक रूटीन चेकअप हो जाता है। कम से कम उससे हमको ऐसा रहता है जैसे मान लो कि हमने किसी गांव में गए 500 पेशेंट देखे, उसमें से कम 200 से 300 पेशेंट तो हाई शुगर और BP के निकल जाते हैं। यही पेशेंट बाद में जो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, हम जाके उनको बता दें कि भैया आपको BP शुगर है, आपको इसको मेंटेन रखना है। बहुत बार मोस्टली पेशेंट अभी ऐसे हो गया कि गाँव के लोग क्या होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं, कभी ब्रीथिंग डिफिकल्टी में आ रहे हैं, जब कभी आ रहा है कि पैरालाइज हो गए तो आ रहे हैं। जो चीज़ें आपका बहुत कम रेट में और काफ़ी सावधानी से अच्छे तरीके से आपका जो हो सकता था, कम से कम एक कॉम्प्लिकेशन जो हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो बेसिकली मैं आगे के लिए मैं भी करता हूँ, मैं बाकी हॉस्पिटल्स को भी रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि भैया कि आप जितने भी आसपास के अपने गांव हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग कीजिए बेसिक डिसीज के लिए। उससे हॉस्पिटल का तो रेवेन्यू जनरेट होता ही है कि हम लोगों के बीच जाके अपनी एक पहचान भी बना लेते हैं, हमारे हॉस्पिटल का भी नाम चलता है, आपका भी नाम चलता है, साथ में हमको जो उनकी जान बचा पा रहे हैं ये बच जाती है। कि भैया कभी तो ऐसा है कि जैसे सिंपल सी, जैसे कोई पेशेंट अचानक से आते हैं अभी कि भैया हम चेकअप करके देखते हैं कि 200 और 110 BP है, तो कभी तो हम सोचते थे कि भाई इतने BP तो हमको मिलेगा नहीं करके, इतने में तो अटैक आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है करके। अभी वो पेशेंट आते हैं कई बार नॉर्मल रहते हैं, तो जब सही उनका टाइम रूटीन पर में जब आप स्क्रीनिंग उनको करते हैं कहीं ना तब हमको कहीं पता details चलता है कि दे उनके आइस में चेंजेस आ गया है, कार्डियोमेगेली हो गया चेंजेस आ गया है, ब्रेन में चेंजेस आ गया है।
ये सब चीजों को हम रोक सकते हैं ना। पहले से हम अगर स्क्रीनिंग कर ले अपने लोगों का, वो तो अपने बीच के लोग हैं, और गांव के लोग अभी अभी इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि वो लोग एक जनरल चेकअप के लिए अपने हमारे पास आए। तो उसको कहीं ना कहीं हमको ना एक अवेयरनेस कैंप लगा के उनको भैया कि उनको बताना पड़ेगा कि आपको एक रूटीन चेकअप में रहना ही पड़ेगा। आपको 40 पार हो गए तो आपको हर 6 महीने में चेकअप कराना है, अपना रूटीन चेकअप है। ये तो रूल्स बनाने चाहिए गवर्नमेंट को भैया कि आपको अगर 40 के पार हो तो आपको कंपलसरी रूटीन चेकअप, जैसे हम किसी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं या तो पीरियोडिक मेडिकल चेकअप होता है, जैसे स्टील इंडस्ट्री में मैंने काम किया था। ठीक तो मतलब ठीक। सोसाइटी वो सब को आप चीज़ें कहीं ना कहीं एक सही टाइम पर सचेत करें कि हाँ, आपको कि- जरूरत है कि अब आप अपना हाँ, चेकअप करवा लें। हाँ, तो- जी नितिन नामदेव, मेरा सवाल आपसे रहेगा, हम चाणक्य लॉ अकेडमी को देखें तो इसकी वर्किंग कैसे है और ये कैसे बिल्डिंग न्यू इंडिया के लिए काम कर रहा है? देखिए, इसका एक छोटा सा ब्रीफ में मैं हिस्ट्री बताता हूँ। मैं एस्पिरेंट भी रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी की है। प्रैक्टिस में एक ऐसा मुकाम के साथ एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर मुझे लगा कि जो डैश में बैठे हुए हैं उनको और जागरूक होना चाहिए, उनको और थोड़ा सा कानून का ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने फिर प्रैक्टिस छोड़ के जो है टीचिंग और शिक्षक बनना पसंद किया, और लगभग 2012 से लेकर 2024 तक हमारे लगभग 12 साल हो गए हैं एकेडमी को, और 200 प्लस जो है पूरे ऑल छत्तीसगढ़ में मेरे जजेस हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, और हम लोग लगभग 50% के आसपास रिजल्ट जो है कैप्चर कर रहे हैं हर साल। तो बेसिक हम लोगों का फंडा यही होता है। आज की तारीख में एक वर्ड यूज होता है कमर्शलाइजेशन, शिक्षा और शिक्षा का व्यापार। तो आज भी हमारी संस्था जो है इस व्यापार से थोड़ा दूर रहती है। अनुशासन जो है हमारी संस्था का सबसे बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है। हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चा किस फैमिली से बैकग्राउंड है या किस जगह से आया हुआ है, उसके पीछे क्या अप्रोच है। टाइम मैनेजमेंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मिनट भी बच्चा लेट होता है या मेरे एंटर या किसी फैकल्टी के एंटर होने के बाद वो आता है तो हम उसको भगा देते हैं। वीकली टेस्ट होता है। आज भी गुरुकुल पद्धति पे चलते हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे बच्चों को खड़ा कर देते हैं, और जब तक वो आंसर नहीं देते तब तक हम लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हमारे यहाँ टेस्ट नहीं देने पे हम बार्ड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है उसको मालूम है कि इतना स्ट्रिक्ट और इतना अनुशासित अगर कोई संस्था है तो हम क्यों जाएंगे, क्यों पढ़ेंगे वहाँ जाके। लेकिन आप कानून की पढ़ाई करवा रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा Exactly. जरूरी हो जाता जी जी, है। अनुशासन के बिना कानून का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए चाणक्य लॉ एकेडमी की आपने जो खासियत बताई है अभी कि गुरुकुल की तर्ज पर पढ़ाई हो, तो कानून तो हमेशा कहा जाता है कि कड़े होते हैं, लेकिन वो समाज के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए थोड़ी कड़ी पढ़ाई और कड़े तरीके से पढ़ाई ज़रूरी होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज चर्चा की है हमने कानून के विषय में, स्वास्थ्य, सेहत और सौर ऊर्जा को लेकर।